नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसपीसीएस क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत है। आज नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि संविधान विषय पर है। संविधान का संशोधन ही आज पढ़ाते हैं। क्या है प्रक्रिया संविधान संशोधन की? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, जो कि भाग 20 के अंतर्गत है। संविधान का भाग 20 के अधीन अंतर्गत अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इतनी बात आपको याद रखनी है प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से। वहीं कुछ लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो केस है, केशवानंद भारती केस, वर्सेस केरल राज्य, इसके निर्णय को ध्यान से सुनिएगा। केशवानंद भारती केस में निर्णय आया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद चाहे मौलिक अधिकार का संशोधन करना हो, चाहे प्रस्तावना का संशोधन करना हो, या फिर संविधान के किसी अन्य भाग का संशोधन करना संसद कर सकती है। लेकिन संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकती। और ये मौलिक ढांचा क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि न्यायालय समय समय पर मौलिक ढांचा क्या होगा यह बताता रहेगा। उसने सीधे परिभाषा नहीं दी क्या है मौलिक ढांचा क्या होता है, किन किन चीजों को मौलिक ढांचा माना जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया। उसने केवल ये बता दिया कि मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संविधान संशोधन में पढ़ने से पहले केशवानंद भारती केस को आपको जानना जरूरी था, जो कि आपको बताया। अब देखिए, संविधान संशोधन की दो स्थितियां हैं। एक स्थिति वह है जिसमें यह कहा जाता है कि यह संविधान संशोधन है लेकिन नहीं है, मतलब साधारण बहुमत से दोनों सदनों से पारित हो जाता है वह विधेयक, तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इसे संविधान संशोधन नहीं मानने का कारण क्योंकि ये साधारण बहुमत से पास हो जा रहा है ना। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत लगा दिया, यह संशोधन करना है तो ये पारित हो जाएगा। दो केस आपको उदाहरण देते हैं। जैसे संविधान संशोधन का यह जो उदाहरण है, नए राज्यों का गठन, संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 में अगर संशोधन करना है, जो कि यह बताता है कि नए राज्यों का गठन है ना के बारे में यह प्रावधान करता है। यदि इसमें संशोधन करना है तो विधेयक किसी एक सदन में जाएगा और उपस्थित लोगों का बहुमत, केवल साधारण बहुमत से ये पास हो जाएगा, दूसरे सदन में भी साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, तो ये संविधान संशोधन हो गया। तो इसीलिए इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अधीन अंतर्गत। वहीं दूसरा, विधान परिषद का गठन, राज्यों में विधान परिषद होती हैं, उसका अगर गठन करना हो, उत्साधन करना हो, तो भी यदि तो संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन करना होगा तो यह प्रक्रिया भी, विधान परिषद गठन और उत्साधन करने की प्रक्रिया भी, ये संविधान संशोधन नहीं मानी जाती क्योंकि साधारण विधेयक से ये पास हो जाता है। कौन संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है? तो इसमें दो कंडीशन है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत जो संविधान संशोधन होता है वो संविधान संशोधन माना जाता है। इसमें विधेयक कैसे पारित होते हैं? दो प्रक्रिया हैं। एक विशेष बहुमत से, प्लस विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए उस विधेयक में। जैसे जीएसटी बिल आया था उस संबंध में, जीएसटी बिल में राज्यसभा लोकसभा में भी पारित हुआ और आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त हुआ, तब जाके जीएसटी बिल कानून बना था, आपने देखा होगा। वहीं कुछ विशेष बहुमत से पारित होते हैं। तो इन कंडीशन में क्या क्या होता है, इन कंडीशन के एग्जाम्पल क्या है? मतलब जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होते हैं। राष्ट्रपति को जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति को चुनने का एक निर्वाचक मंडल होता है। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के। तो जो सदस्य होते हैं, निर्वाचक गण होते हैं, निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का। यदि उसमें कोई संशोधन कर रहा है,
तो इसके लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संबंध में। वही राज्यसभा के मामले में राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची, यदि चौथी अनुसूची में संशोधन करना है तो दोनों सदनों से तो पारित करवाना होगा विशेष बहुमत से, प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होता है। वहीं यदि उच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती की जा रही है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती की जा रही है, तो इस विधेयक को भी विशेष बहुमत के साथ दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। वहीं केंद्र राज्य संबंध में भी हमें विशेष बहुमत से पारित करा के आधे राज्यों का अनुसमर्थन करवाना है। वहीं अनुच्छेद 368 में भी यदि करना है, स्वयं में संशोधन करना है, मतलब अनुच्छेद 368 ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, इसमें ही संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये मामला हो गया संविधान संशोधन के बारे में। आपने सुना, अब इसकी प्रक्रिया क्या है, क्या प्रक्रिया? अनुच्छेद भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक होता है। अभी बिल नहीं बना है, अधिनियम नहीं बना है। वह बिल संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में पारित कर दो, चाहे राज्यसभा में, मतलब किसी भी सदन में आ जाओ। जिस सदन में पहले आता है वह पहला सदन होगा, वहां से पास हो जाएगा तो फिर वह दूसरे सदन में जाएगा, वहां बहस होगी, चर्चा होगी, फिर वहां से पास होगा, फिर जाके आगे प्रक्रिया होगी। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक जब पहले सदन में आता है तो उस पर चर्चा होती है और उसमें वोटिंग होती है। यदि आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना हो तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करने की भी प्रक्रिया होती है। वही राज्यसभा में मान लीजिए पहली बार आया, फिर लोकसभा में जाता है, लोकसभा में भी पारित हो गया, राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा में गया, लोकसभा से पारित होकर फिर राष्ट्रपति के पास जाता है यह विधेयक, और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो वह अधिनियम, कानून बन जाता है ना, अधिनियम बन जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, प्रक्रिया में बताई महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संविधान संशोधन करने का जो विधेयक है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट कमेटी नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि इस विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना, अनुसमर्थित होना बहुत जरूरी है, पारित होना बहुत जरूरी है ना। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 108, संयुक्त बैठक, किसकी संयुक्त बैठक? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान करता है, जो कि संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। वहीं अनुच्छेद 111 कहता है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर विचार करता है कि हस्ताक्षर करना है कि नहीं करना है, अपने वीटो का पावर प्रयोग करता है ना, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, है ना, इस तरह के वीटो का प्रयोग करके वह कुछ समय के लिए रोक सकता है, बहुत अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है विधेयक को। लेकिन अनुच्छेद 111 के तहत संविधान संशोधन विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होगा, वो उसके लिए बाध्य होता है। तो अनुच्छेद 111 भी लागू नहीं होता है। तो आपने संविधान संशोधन करने की यह प्रक्रिया जानी, फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं। संविधान संशोधन भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत इसका प्रावधान किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया के 2 स्तर हैं। वह प्रक्रिया संविधान संशोधन की जो संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता, जैसे कि नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन, नए राज्यों का गठन हो गया। वहीं विधान परिषद का सदन सृजन एवं उत्सादन, ये 2 जो कंडीशन है,
ये साधारण बहुमत से लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर संविधान संशोधन हो तो जाता है, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता क्योंकि साधारण बहुमत से ये पारित हो गए। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन वह संशोधन है जिसमें दो कंडीशन होती हैं। विशेष बहुमत से वह संविधान संशोधन पारित होता है या फिर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कटौती, उसमें कुछ फेरबदल करने का विधेयक अगर पारित हो जाता है या फिर उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को कटौती करने का प्रावधान अगर आता है, विधेयक आता है, तो उस पे भी विशेष बहुमत से दोनों सदनों से पारित और आधे राज्यों का अनुसमर्थन, जैसे जीएसटी बिल में, है ना, इनमें इन कंडीशन में। वहीं केंद्र राज्य संबंध हो गया, यही राज्यों में राज्य विधान जो राज्य हैं, राज्यसभा में राज्यों के का प्रतिनिधित्व, इसमें अगर कटौती करनी है, चौथी अनुसूची में संशोधन करना है, तो इसमें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। और स्वयं के अनुच्छेद 368 के तहत अगर संशोधन करना होता है तो यह विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जैसे जीएसटी बिल हो गया, केंद्र राज्य संबंध में जीएसटी बिल आपका पारित हुआ था और इसमें दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना जरूरी था, जो कि प्राप्त हुआ, तब जाके जीएसटी बिल एक अधिनियम के रूप में पारित हुआ था और जीएसटी अब समय लागू भी है। केंद्र जीएसटी हम देते हैं, राज्य जीएसटी भी देते हैं, मतलब पैसा बराबर बढ़ जाता है। हम जो भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी लगता है, आप देखिएगा बिल देखा होगा। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, वह विधेयक जाता है और विधेयक पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग में विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदन के आधे से अधिक बहुमत प्लस उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये विशेष बहुमत कहा जाता है। तो जब एक सदन पारित कर देता है तो वही प्रक्रिया दूसरा सदन करता है। दूसरे सदन में भी जब पारित हो जाता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, समर्थन के लिए, है ना, जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को इस विधेयक पर को रोकने का अधिकार नहीं है, उस पर वीटो का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। और संविधान संशोधन की जो यह प्रक्रिया है, इसमें जो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं इसमें एक और बात है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इन सूची में भी अगर परिवर्तन करना है तो इसमें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और राज्यों का अनुसमर्थन, आधे राज्यों का अनुसमर्थन इस विधेयक में तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 7वीं अनुसूची में फेरबदल किया जा रहा है। तो इस तरह संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आपने एक लेक्चर के माध्यम से सुना। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।